बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे विस्फोटक और देश की मिट्टी हिला देने वाला मुकदमा आज अपने निर्णायक अंत तक जा पहुंचा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा, सुनियोजित हत्याओं और विपक्ष पर की गई कार्रवाई के लिए मानवता विरोधी अपराधों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी है। जी हां, 3 सदस्यीय पीठ के 400 पन्ने वाले फैसले में हसीना को इन खून खराबों की मास्टरमाइंड बताया गया है। अदालत ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हिंसा का आदेश देने में भी हसीना की सीधी भूमिका रही है। जब पूरा देश जल रहा था तब उन्होंने उसे रोकने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। ये चुप्पी नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग था। और अब जरा सोचिए, यही वही इस्लामी मुल्क है जहां पर हिंदुओं की दुर्दशा, मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी और महिलाओं पर अत्याचार की तस्वीरें दुनिया ने बार बार देखी है। वर्षों से वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक भय और अन्याय के साए में जीते रहे हैं और आज उसी मुल्क में स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वहां के मुस्लिम नागरिक भी सत्ता के अत्याचार से अछूते नहीं बचे हैं। हिंदुओं पर कहर ढाने वाली राजनीति आज अपने ही लोगों को निगल रही है। यह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि एक आईना है। यह बताता है कि जब एक मुल्क कट्टरता, दमन और सत्ता की सनक के सहारे चलता है तो अंत में उसका संघर्ष अपने ही नागरिकों से हो जाता है। 2 पैन कार्ड अलग अलग इस्तेमाल के जो मामला था, इस मामले में जो कि 2019 में कालागंज में दर्ज कराया, लगातार सुनवाई के बाद लगभग 6 वर्ष के बाद आज उसमें फैसला आया है। और इसमें दोनों मुलजिम अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान दोनों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई। मैं इसे सत्य की जीत मानता हूँ। हमने हमेशा न्यायपालिका के हर फैसले का स्वागत किया है और हमेशा से हमें न्यायपालिका पर पूरी तरीके से विश्वास है। देखिए, चाहे कोई मामला रहा हो, बर्थ सर्टिफिकेट का मामला रहा हो, पासपोर्ट संबंधी मामला रहा हो, या पैन कार्ड से, जितने भी मामले हैं आज मजबूती से उसकी पैरवी चल रही है और हर मामला अपने आप में पेपर एविडेंस के आधार पर। कोई एक मामला ऐसा नहीं है जिसमें पेपर एविडेंस ना हो। I am not fully satisfied with the delivery of the judgment because I expected all of the three peoples who are accused, they will be given sentence they will be given punishment to be hanged till the death. But one of them who was former IGP, he was given sentence of 5 years imprisonment. So we at least expect him to be imprisonment until his death. So this is our reaction. We will all of the families of martyrs and injured peoples will go to the higher court and will appeal for this decision. The main part comes now after the judgment. So the peoples who are not in the country, they should be bring as soon as possible to this country and they should be face trial. And the fascist Hasina and the fascist former तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आकाश राय। आकाश राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रतन तिवारी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशील कुमार सिंघल हैं, पूर्व राजदूत, आपका बहुत स्वागत है। और प्रियदर्शी रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से फैसला सामने आया, हिंदुओं के साथ तो अत्याचार वहां पर पहले से ही हो रहा था, उसके बाद दमन की राजनीति साफ तौर पर देखने को मिली और अब ये ऐलान जो किया गया, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? आकाश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। आवाज ठीक हुई? प्रद्युम्न जी, बांग्लादेश में जो अभी हुआ है ये कोई नई बात नहीं है। आप पूरे विश्व में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं या जहां पे भी कट्टरपंथी ताकतें हावी हुई हैं, वहां पे ये सब पहले से चले आ रहा है। पाकिस्तान में आप देखिए यही हो रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार, अनाचार हो रहा था, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व ने देखा है, किसी से छुपा नहीं है। और आज एक चुनी हुई सरकार की
प्रधानमंत्री को पहले तो उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाता है, वहां पे तख्ता पलट किया जाता है, उसके बाद उनकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। वो किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर वो भारत में शरण लेती हैं। और आज सोचिए कि एक ऐसी सरकार जिसको जनता का जनादेश नहीं मिला है, जो अंतरिम रूप से सरकार चला रही है, उसके द्वारा जो ट्रिब्यूनल लिया जा रहा है, उसने ये फैसला लिया है। निश्चित तौर पे भारत में कोई भी व्यक्ति, ये भारत का इतिहास रहा है कि भारत में कोई भी व्यक्ति हमसे मदद मांगने आता है या हमारी शरण में आता है तो हम उसकी रक्षा करते हैं। और निश्चित तौर पे ये जो फैसला है, इस फैसले के बाद ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर शेख हसीना जी बांग्लादेश जाती हैं तो उनको कहीं ना कहीं जान का खतरा होगा। इसलिए भारत की शरण में है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करें। ठीक है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है और वो जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सुशील कुमार सिंघल जी, स्थिति लगातार भयावह होती हुई नजर आई। कई लोगों की जानें गई। जब हिंसक कदम उठाए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि कई लोगों की जानें वहां पर जाएंगी, लेकिन उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। फिर सुनवाई हुई, अब सजा का ऐलान यहाँ पर किया गया है। इस सजा को सबसे पहले आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आईसीटी का ये जो डोमेस्टिक इनका जो ट्रिब्यूनल है, उसका जो जजमेंट आया है वो बड़ी एक्सपेक्टेड लाइन पे है। क्योंकि सबको ये उम्मीद ये था, पहले से ही ये था कि जो है शेख हसीना को और उनके जो होम मिनिस्टर हैं उनको जो है सजाए मौत होगी, और वो ही उसमें हुआ। उसमें सवाल ये आ गया है कि जो कि अभी शेख हसीना की तरफ से भी, इनकी तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री जो है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि वो इस वर्डिक्ट को कह रही हैं कि वो नहीं मानती। उसके उन्होंने 3-4 कारण बताए हैं। एक कारण उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेसी नहीं है, क्योंकि जो वहां की सरकार है, मोहम्मद यूनुस जिसको लीड कर रहे हैं चीफ एडवाइजर के रूप में, तो वो जो है उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, और वहां पे उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बांग्लादेश का, उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। दूसरा, जो वहां ये ट्रिब्यूनल जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जिस तरह से उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, क्योंकि वहां पे जैसा कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ लास्ट ईयर, तो उसमें जजेस को जबरदस्ती उनको रिजाइन कराया गया। उसके बाद में उन्होंने जो अपॉइंट किए हैं उनकी वो लेजिटिमेसी पे सवाल उठाया है। दूसरा, वो कह रही है कि उनको मौका नहीं दिया गया। प्रोसीजरल बेसिस कारण भी है, क्योंकि उन्होंने उनको जो है अपने डिफेंस करने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने मांग की थी। तो लग रहा है जो इसीलिए वो उसको कंगारू कोर्ट की तरह से उसको बोल रही हैं। और जब हम निष्पक्ष रूप से देखें तो लगेगा कि ये जो है उनको क्या है क्या नहीं है वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो प्रोसीजरली उनको डिफेंस मिलना चाहिए था वो उनको पूरा तरीके से उनको मौका नहीं दिया गया है। दूसरा, इसमें जो प्रतिक्रिया होगी मेरे विचार से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी और बाकी देशों की भी, इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये सारी बातें ध्यान में रखी जाएंगी। जबकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट अभी उनके फॉरेन ऑफिस ने अभी स्टेटमेंट दिया है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें उन्होंने डिमांड किया है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस भेजना चाहिए, भेज देना चाहिए। भारत का जो इसके बारे में अभी तो कोई मत नहीं आया है, पर मेरे विचार से अभी इस बात की मुझे कोई संभावना नहीं लगती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने जो है हमारी जो ट्रीटी है उसके बारे में बात की है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल का एग्जम्पशन है, तो वो उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की है। तो ये बड़ी इनिशियल स्टेज है, लेकिन जो हालात है उसमें बांग्लादेश में इस वक्त बन रहे हैं, इस वर्डिक्ट से पहले और वर्डिक्ट के बाद जो बनने की संभावना है, वो मेरे ख्याल से हमारे लिए भारत जो है नहीं चाहेगा कि वहां पर हालात खराब हों, क्योंकि वहां से हमारी समस्या यह है कि वहां से रिफ्यूजी आने शुरू हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, जो कि हमारे लिए सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। तो भारत नहीं चाहेगा कि वहां पर इस तरह की समस्या खड़ी हो, लेकिन ये उनका अपना इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल इशू है, तो वो उसको उन्हें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से उसको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन भारत की एडवाइस यही रहेगी कि वो आपस में बातचीत करके इस समस्या का समाधान छुड़ाएं, क्योंकि इस जो रास्ता अपनाया गया है अभी तक, बांग्लादेश की जो इंतरिम सरकार है उसने जो रास्ता अपनाया है, वो मेरे विचार से लॉन्ग टर्म में उन्हीं के लिए वो नुकसानदायक। कहीं ना कहीं पहले से ही जो फैसला आप बता रहे हैं कि जो सुनियोजित फैसला था और यही आना था।
जी बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जो उनके बेटे हैं उन्होंने भी कल स्टेटमेंट दिया था कि उनको उम्मीद है कि वो उनको फांसी, उनकी मदर को फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटता हूँ। प्रियदर्शन रंजन जी लगातार बने हुए हैं। रंजन जी, क्योंकि देखिए अब फैसला तो सामने आ चुका है, साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई मैं इस फैसले को नकारती हूं, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया है। कई सारे पॉइंट्स उनकी तरफ से यहाँ पर शेख हसीना द्वारा गिना भी दिए गए हैं। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्योंकि अब भारत से वापस जाने की मांग उनकी लगातार वहां से उठाई जा रही है, भारत की तरफ से फिलहाल कोई पक्ष नहीं आया है, लेकिन इस पर अब क्या कुछ हो सकता है? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि न्याय का जो सिद्धांत कहता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रचलित है और सभी देश इसको मानते हैं कि किसी भी जजमेंट के पहले दोनों पक्षकारों को सुना जाना चाहिए। तो शेख हसीना जो सवाल उठा रही हैं कि उन्हें तो सुना ही नहीं गया, उनके पक्ष को सुने बिना ही फैसला दे दिया गया है, तो ये आधार, मजबूत आधार है शेख हसीना के पक्ष में, जिसको सभी देश देख रहे होंगे, सभी देशों की निगाहें होंगी कि एक देश में किस तरीके से न्याय हो रहा है। तो एक न्याय पद्धति पर भी सवाल है जिस पर शेख हसीना सवाल खड़ा कर रही है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारत दे देगा शेख हसीना को, बांग्लादेश को, शेख हसीना को सौंप देगा बांग्लादेश को? ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता है। जब भारत ने चीन को दलाई लामा नहीं दिया तो बांग्लादेश को शेख हसीना दे देगा? नामुमकिन सा लगता है। बांग्लादेश ने किस तरीके से ये चीजें सोची हैं मुझे नहीं पता, और किस तरीके से प्रत्यायोजन के लिए, प्रत्यर्पण के लिए, शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश भारत पर दबाव बनाएगा, ये भी तरीका नहीं मुझे पता है। लेकिन बांग्लादेश को भारत के इतिहास के आईने में झांक लेना चाहिए था कि भारत वो देश है जो अपने यहाँ आए शरणार्थियों को पूरे इज्जत के साथ रखता है, पूरे सुरक्षा लेकिन के रंजन साथ जी, रखता है। क्योंकि आप दबाव की जब बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि बांग्लादेश नहीं, इतना सक्षम है कि वो भारत के ऊपर दबाव बना सकता है इस मामले को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जो कोण है ना, ये अलग लेवल पर है। वो है कि ये बांग्लादेश में शेख हसीना को आने से रोका जाए। बांग्लादेश असल में शेख हसीना को अपने यहाँ लाना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है कि शेख हसीना बांग्लादेश आए ही नहीं। कारण दबाव है आम चुनाव कराने का बांग्लादेश पर, और अगर बांग्लादेश में आम चुनाव होता है और शेख हसीना बांग्लादेश में चुनाव के दौरान मौजूद रहती हैं तो चुनाव का क्षमा कुछ और होगा, चुनाव की दिशा कुछ और, चुनाव प्रभावित हो जाएगा पूरी तरीके से। तो बांग्लादेश में जो अभी मौजूदा जिस विचारधारा की सरकार है, जो लोग भी चला रहे हैं, मोहम्मद यूनुस साहब हों या जो लोग भी हों, शामिल लोग हों, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश में आए। इसीलिए इन कीन प्राक्रीण शेख हसीना को बाहर रखने का जुगाड़ खोज रहे हैं। उसी में जुगाड़ ये लगाया गया कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो चुनाव के दौरान आए ही नहीं। मामला ये है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा है इन दिनों बांग्लादेश पर, चीन का प्रभाव पड़ा है बांग्लादेश पर, तो जो वहाँ की जो कोर्ट का स्टाइल रहा है उसको बांग्लादेश कोर्ट फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो वहां से ऑर्डर आ रहा है उसी को आगे फॉलो करवाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तरीका जो पाकिस्तानी कोर्ट का रहा है। पहले पाकिस्तान के कोर्ट को देखा गया है कि कई अपने आला स्तर के नेताओं को फांसी की सजा देते हुए, बांग्लादेश भी वही उसी रास्ते पर है, अपने भाई को फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान को फॉलो कर रहा है इस मामले में। जी ठीक। सुशील जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ऐलान जरूर यहाँ पर हुआ है और रंजन जी ने बड़े ही सही तरीके से उसको समझाया है कि क्या पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं और क्या कुछ बचाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं की अगर हम बात करते हैं, हमेशा से वहाँ पर देखा गया है कि बांग्लादेश में, खासतौर पर ढाका में भी जो लोग नौकरी करने के हिसाब से जाते हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो हिंदू है, उनके लिए अत्याचार की जो हदें हैं वो तो पहले से पार की गई थी। मंदिर तोड़े जा रहे थे, वहाँ के हिंदुओं को रहना मुश्किल वहाँ पर किया जा रहा था। ये सब उसी का असर है कि आज ये स्थिति हो चुकी है बांग्लादेश की? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो जिस तरह की वहां घटनाएं वहां पे हुई हैं, वो एक मेरे ख्याल से एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत हो रहा था, क्योंकि वहां कोशिश ये है कि हिंदुओं को वहां से निकाला जाए। और उसका कारण क्या है कि ज्यादातर जो वहां पे जो लैंड है, जमीनें हैं, एग्रीकल्चर लैंड हो या प्रॉपर्टीज हैं, वो हिंदुओं के पास काफी हैं। तो वहां जो है वो कोशिश ये रहती है कि उनको किसी तरीके से या तो कन्वर्ट कर दिया जाए या उनकी जो प्रॉपर्टीज, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है, उस पर कब्जा किया जाए,
तो ये जो भी वहां पर कोशिश करी जाती है गांवों में खासकर, वो इसीलिए होती है। और उनको, जैसा कि ढाका में वो आपने बात की, उससे चटगांव में हुआ, खुलना में हुआ, वो उनको डराने के लिए किया जाता है ताकि जो है वो उसकी कोई कंप्लेंट ना करें। और ये जो अराजकता हो रही है, अब जो हो रहा है वहां पर, वो उसी का, क्योंकि उससे वो लोग जो जिस तरह के तत्व हैं वो पूरी तरह से उनके हावी होते जा रहे हैं वहां पर। और अभी देखिए, अभी 3-4 दिन पहले वहां पे किस तरह के आंदोलन हो रहे थे, और जो अभी करंट सरकार है वहां की, ये मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो उनकी बातों को मान रही है बात। तो उससे क्या हो रहा है कि वहां पर जो है कट्टरपंथी बढ़ रही है, और अलग अलग तरह के वो कभी वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे जो मुस्लिम लॉ है वो उसको अप्लाई करा जाए, और इस्लामी शासन जो पाकिस्तान में लागू जिस करने तरह की से होता है वहां पर कानून वहां के हैं, शरीयत लॉ वगैरह, उसको वहां लाने की कोशिश करी जा रही है। जबकि बांग्लादेश में कभी ऐसा नहीं हुआ। उनका जो अपना रिकॉर्ड है उनका बांग्लादेश में, क्योंकि जो इस्लाम है वो सूफी इस्लाम है, जो कि बड़ा टॉलरेंट इस्लाम है। लेकिन जो अभी जो बदलाव लाया जाने की कोशिश करी जा रही है पिछले 2-3 साल से, वो उनका जो है क्लियरली इंडिकेशन है कि वहां किस तरह के मिलिटेंट लोग जो हैं, जो बिल्कुल कट्टरपंथी लोग हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो यूनुस सरकार है उसको बढ़ावा दे रही है, कि उनके कारण क्या है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन वो पूरी तरह से उनके उस कब्जे में एक तरीके से आएंगे। इवन बीएनपी उसका अपोज कर रही है जस्ट। तो जो हो रहा है वहां पे वो सब क्लियर, इसी डायरेक्शन में सब चल रहा है कि और वहां कट्टरपंथी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो तो है ही, अब सब हम जानते हैं, उसके बारे में बात। और अपनी खुद की जनता के साथ भी वहां पर वही सलूक हो रहा है। जी बिल्कुल, उसी लाइन पर वो चल रहे हैं, क्योंकि अवामी लीग को वो नहीं चाहते वहां पर आए, क्योंकि अवामी लीग अभी बैन हो गई है। लेकिन यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ी पार्टी वहां की वो है, और सबसे पुरानी पार्टी है आवामी लीग। तो उनका जो सपोर्ट है आम जनता में वो अभी भी बहुत ज्यादा है। और इसी बात का उनको डर है कि अगर आवामी लीग को अलाउ कर दिया गया इलेक्शन में लड़ना, तो हो सकता है वो जीत जाए, या एक बहुत बड़ी फोर्स बन करके वो अभी भी बन गया है। क्योंकि है आकाश जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब सजाए मौत का ऐलान तो यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन अब बांग्लादेश की जो सरकार है, जो जनता है, वो लगातार मांग कर रही है कि शेख हसीना को एक बार वापस भेजा जाए। बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अगर वहां पे कोर्ट ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, या सबको ये लगता है कि नहीं वहां पे सब कुछ सामान्य है, और शेख हसीना जी अगर जाएंगी तो उनको अवसर दिया जाएगा अपनी बात रखने का, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्रद्युम्न जी, जो वहां पे परिस्थितियां हैं, वहां पे वो सेफ नहीं है, ये सबको पता है। और ये उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है। 1975 में भी उनके पूरे परिवार के साथ ऐसी घटना हो चुकी थी। उनके साथ पहले भी उनको अपनी जान बचाने के लिए अन्य देशों में पहले भी शरण लेनी पड़ी थी। और मुझे लगता है कि ये समय तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। रही बात उनके प्रत्यर्पण की, तो मुझे लगता है कि इस प्रत्यर्पण संधि में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि राजनीति से प्रेरित आरोपों पे हम मजबूर नहीं है प्रत्यर्पित करने के लिए। इन सब चीजों को सरकार देखेगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ये स्पष्ट मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे शरण में आता है, ये हमारी परंपरा रही है, हजारों साल पुरानी परंपरा रही है कि भारत की शरण में आने वाले हर एक व्यक्ति की रक्षा भारत ने किया है। और शेख हसीना जब तक भारत में है तब तक सेफ है, सुरक्षित है। और इस हालात में मुझे लगता है कि उनको वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहना कि मांग वहां पर यही उठाई जा रही है कि एक बार फिर से वापस भेजा जाए। लेकिन रंजन जी, क्योंकि देखिए अब आपने बेहतर तरीके से समझा दिया कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर रखे जा सकते हैं, लेकिन जब जनता और सरकार वहां पर ये मांग कर रही है, और आपने ये भी बताया है कि भाई वो ये चाहते भी नहीं है कि आए, क्योंकि अगर आएंगी तो चुनाव प्रभावित हो जाएगा, तो अब आने वाले समय के हिसाब से क्या रूपरेखा बन सकती है? देखिए, ये मैसेज वॉर है, मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और जो देश नहीं चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सुधरे, वो लोग भी इसमें शामिल हैं, वो देश भी इसमें शामिल हैं। बांग्लादेश के कंधे पर रख करके भारत की ओर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कई देश हो सकते हैं, पाकिस्तान तो उसमें है ही। जिस तरीके से शेख हसीना का सत्ता परिवर्तन के बाद चिकन नेक पर कई तरीके के सवाल बांग्लादेश की ओर से उठाए गए थे, पाकिस्तान की ओर से उठाए गए थे, तो ये मिली भगत आप समझ सकते हैं कि ये है। और उसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं।
भारत को अस्थिर रखने के लिए कई दूर के देश भी कोशिश करते रहते हैं। उनकी ओर से भी ये कोशिश हो सकती है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत मानसिक तौर पर प्रभावित होता रहे, परेशान होता रहे, उसके लिए भी ये कोशिश की जा रही है। मानिए या मत मानिए, जब नेपाल में स्थिति बिगड़ी हुई थी तो भारत भी तो परेशान था ही। श्रीलंका में जब स्थिति बिगड़ती है तो भारत तो परेशान होता ही है। और भारत के अभी चारों ओर अस्थिरता का माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है पड़ोसी देशों के बीच में। कम से कम 3 देशों के बीच में तो है ही, पाकिस्तान, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कोशिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा करना जरूरी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनी हुई है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।